स्टडी कर रहे थे 7 चैप्टर एनसीईआरटी से अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है इसके बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। फिजिक्स की दुनिया में हम हर एक चीज को क्या करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं। तो हमने एसी को भी मेजर किया और उसको मेजर करने का हमने एक मेथड बनाया और उसमें उसको हमने एक नाम दिया था इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। इसको हमने IRMS बोला था। क्या बोला था? RMS वैल्यू। ओके, RMS वैल्यू क्या होती है उसके बारे में आप लोग प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। ओके, आज की क्लास में हम इस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ लेना बहुत जरूरी है एसी सर्किट को समझने के लिए। एसी सर्किट क्या होते हैं? अभी तक हम डीसी को स्टडी कर रहे थे, तो डीसी करंट फ्लो कराकर डीसी करंट हम फ्लो कराते थे कंपोनेंट में, रेजिस्टेंस लगा दिया, इंडक्टर लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया, उनका इफेक्ट आता था कुछ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एसी करंट फ्लो कराएंगे और उसके इफेक्ट को जानेंगे कि एसी करंट जब कैपेसिटर में जाती है तो कैपेसिटर एसी के साथ कैसा बिहेवियर रखता है, इंडक्टर में जाती है तो कैसा बिहेवियर रखता है, रेजिस्टेंस में जाती है तो कैसा बिहेवियर रखता है, और तीनों रास्ते में आए तो कैसा बिहेवियर रखेगा, करंट को जाने देगा, ब्लॉक कर देगा, कैसी कैसी सिचुएशन होगी। ये सारी सिचुएशन को समझने के लिए पहले आपको ये समझ लेना है फेजर डायग्राम क्या होता है। फेजर डायग्राम, तो आज की स्टडी हमारी किसके बारे में है? फेजर डायग्राम के बारे में। ओके, फेजर डायग्राम किसके बारे में हमको बताता है, तो देखिए जरा, हमने एसी करंट का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। ये ग्राफ जिस प्रकार का होता है लाइक दिस इज साइनोसाइडल कर्व, और इसके साइनोसाइडल कर्व के पीछे का रीजन क्या है? जब जनरेटर पावर हाउस में चलता है तो उसकी कॉइल घूमती है, तो लगातार उसका फ्लक्स चेंज होता है, जिससे उसमें एक ईएमएफ आता है। ओके, और उस ईएमएफ का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला हुआ था, क्या था? इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो ये जो E है वो एक टाइम का फंक्शन है, टाइम के अनुसार इस E की वैल्यू चेंज होती रहती है और इस E का चिन्ह इस कर्व में शो होता है। इस साइन की वैल्यू चेंज होती है तो E कैसा है, तो आंसर ऐसा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन की बेसिस पर ये हमने बनाया। अब इसमें टाइम जब 0 होता है तो हम देख रहे हैं कि ईएमएफ कितना है? 0। जब टाइम T/4 होता है तो ईएमएफ कैसा होता है? फुल, तो E0, इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्लस E0। जब टाइम T/2 होता है तो ईएमएफ अगेन 0। जब टाइम T/4 होता है तो अगेन ईएमएफ फुल बट नेगेटिव डायरेक्शन में, और फिर टाइम T होता है तो ईएमएफ कितना हो जाता है? 0। तो इस तरह से हमको ये पता होना चाहिए कि इस टाइम पर ईएमएफ की क्या वैल्यू है। तो हम ईएमएफ को टाइम से रिलेट करना चाहते हैं और उसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं कि इस समय इतना टाइम हुआ है तो ईएमएफ कितना मैक्सिमम है, 0 है या बीच में कहीं होगी उसकी वैल्यू, इस तरह से। ओके, तो उसके दो मेथड होते हैं, एक तो फेजर डायग्राम बनाने का मेथड होता है और एक वेव डायग्राम बनाने का मेथड होता है। वेव डायग्राम जस्ट आपके सामने बना हुआ है, इसको मैं और क्लियर करूंगा थोड़ी देर में। पहले फेजर डायग्राम हम समझना चाहेंगे और फेजर डायग्राम को समझने के लिए आपका एक नॉलेज काम में आएगा क्लास 11 का, जब आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टडी किया हुआ था। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको क्या दिखाया जाता है? ये एक पेंडुलम है भाई, और जब इस पेंडुलम को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं तो ये अपनी मीन पोजिशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन करना स्टार्ट कर देता है, और इस पेंडुलम का मोशन ही सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। और ये वाला नेचर हमने देखा एसी में, इस तरह से देखा कि ये सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसमें हमने एसी करंट फ्लो करवाई। अब आज से याद रखेंगे, क्या याद रखना है आपको कि ये एक एसी सर्किट है और यहाँ पर एसी करंट फ्लो कराने के लिए उसका सिंबल होता है दिस। ये जो ग्राफ बना हुआ है ये ग्राफ एसी का ग्राफ है, तो हम यहाँ पर सोर्स को इंडिकेट करने के लिए ये वाला सिंबल बनाया करेंगे। अभी तक आपने ये सिंबल देखे थे प्लस माइनस। अब एसी का प्लस और माइनस फिक्स नहीं रहता, कभी तो वो प्लस होता है कभी तो वो माइनस होता है। इस तरह से प्लस माइनस का फिक्स नहीं होता है,
तो हमने क्या सिंबल बनाया, ये वाला सिंबल बनाया, ठीक है। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है बेटा, यस एसी को। तो इसमें कौन सी करंट फ्लो हो रही है, करंट आई। अब ये करंट आई जो होती है, प्रीवियस लेक्चर में इसका एक्सप्रेशन हम बना चुके हैं, क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये आपने इसी फॉर्मूले को देखकर बनाया हुआ है, कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि सर्किट में पहले एनर्जी आती है, यानी कि ईएमएफ आता है, उसके बाद करंट फ्लो होती है। तो जैसा ईएमएफ वैसी करंट, इसलिए करंट का एक्सप्रेशन सेम है। तो ये वाली करंट इसमें फ्लो होती है। अब ये करंट इस रेजिस्टेंस को पार करती है, किसको पार करती होगा, इस रेजिस्टेंस, दिस इज द कंपोनेंट। जब ये इसको पार करती है तो इसमें ये क्या कौन है, ये इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन है। तो हमने क्या देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आगे गए, फिर करंट जीरो हो गई, करंट ने इनको खींच लिया, फिर ये इस डायरेक्शन में गए, फिर खींच लिया, वापस आ गए, फिर इधर गए। तो ये अपनी लोकेशन पर खड़े रहकर ऐसे वाइब्रेट होते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि पूरे इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट हो रहे हैं, ऐसे थोड़ा आता है। तो ये कौन सा मोशन है, जैसे ये पेंडुलम पर आता है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सा मोशन है, सिंपल हार्मोनिक। तो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोगों ने ये ग्राफ स्टडी किया हुआ है। पहले इस ग्राफ को समझिए, फिर इसको हम इसी फॉर्म में अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो ये एक सर्कुलर पाथ है, ये एक्स एक्सिस है आपका बेटा, ये वाई एक्सिस है और ये वाई है। यहां पर एक पार्टिकल की सिचुएशन है पी, ये पार्टिकल अभी यहाँ, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये पार्टिकल ये इस लाइन में फिक्स है, दिस इज फिक्स्ड पॉइंट ओरिजिन या सेंटर, और ये लेंथ कैसी है, फिक्स सेंटर, तो ये बदलती नहीं है। अगर ये बदलती नहीं है तो इसका मोशन कैसा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा। तो सर्कुलर मोशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक पॉइंट फिक्स होना चाहिए और लेंथ फिक्स होना चाहिए, तो वो अल्टीमेटली फिक्स ऐसे घूम जाएगा, तो ये घूमता है। अब हमने इसको घूमना अलाउ कर दिया, तो ये घूमकर यहाँ जाता है, ये घूमकर यहाँ आ गया। तो पहले पार्टिकल यहाँ था, अब यहाँ आ गया, ओके, पी से पी डैश पर आ गया। ओके, तो इसका क्या चेंज हो गया, तो हम कहेंगे कि ये अपने एंगल से डिस्प्लेस हो गया, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया, यानी कि इसका एंगल चेंज हो गया। अब उस एंगल के बारे में समझिए, एक सेकंड में ये ओमेगा एंगल से घूमता है, 2 सेकंड में कितने एंगल से घूमेगा, 2 ओमेगा, 3 सेकंड में, 30 सेकंड में 3 ओमेगा। तो 30 सेकंड में इसकी ये सिचुएशन है, तो एंगल कितना बनाया होगा इसने, यस, इसका नाम क्या दिया हमने बेटा, ओमेगा टी, ठीक है। 1 सेकंड में ओमेगा तो घूमता, तो 3 सेकंड में कितने घूमेगा, तो ये क्या आ गया इसका, यस, एंगल आ गया। अब देखिए, अब हमने क्या किया, इस लोकेशन पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, दिस वे, ये नॉर्मल डाला, ठीक है, और इसी पॉइंट पे एक ये वाला नॉर्मल हमने इस रेफरेंस लाइन पर डाला हुआ है, एक नॉर्मल हम इस रेफरेंस लाइन पर डाला हुआ है, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं एम, इसको हम नाम देते हैं एम। तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, इसको हमने नाम दिया बाय, क्या नाम दिया बेटा, बाय। तो आप चाहो तो इसको क्या दे सकते हो, एक्स, ठीक है, हमारी बात हमने इसको बाय कर दिया। ये क्या है, इसका रेडियस है, तो ये तो ए रहेगा, तो ये जितना बड़ा ये आर्म तो घूम रही है, तो यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर कितना होगा, ए। तो ये एक्स क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब मेरा ध्यान रखिएगा, अब होता क्या है कि ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। जब ये पार्टिकल यहाँ होता है तो उस समय इसका टेल कहाँ होता है, यहाँ पर होता है, नॉर्मल का फुट कहाँ होता है, यहाँ पर। फिर से इस पी का फुट क्या है, एन। जब ये पार्टिकल यहाँ था तो एन का था, यहाँ पर था। अब ये पार्टिकल यहाँ गया तो एन का है, यहाँ है। ये पार्टिकल यहाँ जाएगा तो एन का है, यहाँ है। ये पार्टिकल यहाँ जाएगा घूमते घूमते तो एन भी का है, यहाँ है। अब ये पार्टिकल यहाँ है तो एन यहाँ है, ये पार्टिकल यहाँ है तो ये एन यहाँ है। तो इस तरह से जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है और ये एन इसी से जुड़ा हुआ है, तो ये भी ऊपर गया और फिर नीचे आया, फिर ये नीचे गया, फिर वापस आया।
ओके, तो इस पार्टिकल ने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, तो हम कहेंगे कि इसके फुट ने भी एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, बट इसके फुट का मोशन कैसा है? यह सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि ये अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है ऐसे। तो हम देखते हैं क्या कि ये जो फुट है मीन से मैक्सिमम जाता है, मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है? तो आंसर है इस सर्कल का जितना रेडियस होगा उतना ही ऊपर तो जाएगा, उसके बाद तो सर्कल ही नहीं है तो उतना ऊपर तो जा नहीं सकता वो। तो ये मैक्सिमम इस पॉइंट तक जाता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो इस इक्वेशन का नाम क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लीड कर रहे हैं? आंसर है बाय से लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बाय का ए के साथ कैसा रिलेशन है, उस रिलेशन को हम निकाल सकते हैं। निकालने के लिए कोई ज्यादा टेक्निक लगा रही, ये एंगल कितना है? ओमेगा टी, तो ये एंगल भी कितना होगा? ओमेगा टी। इसमें लगा दो साइन, साइन का फॉर्मूला बताइए, साइन ओमेगा टी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? बाय, हाइपोटेनियस क्या है? ए, तो बाय का फॉर्मूला क्या आया? ए साइन ओमेगा टी। अब इस एक्वेशन को देखिए और ईएमएफ के एक्वेशन को देखिए, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो आंसर है दोनों में सिमिलरिटी है। दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द मैक्सिमम ईएमएफ, दिस इज द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। एक इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, और ये भी एक इंस्टेंट पर है कि इस एक्वेशन को हमने सिंपल हार्मोनिक की मोशन में कैलकुलेट किया हुआ था, ग्राफ बनाया हुआ था। मैं क्यों बता रहा हूँ अभी आपको दिक्कत समझ आ जाएगा, इसके पीछे का रीजन क्या है। और अब ये एक्वेशन हमने निकाला और ये एक्वेशन को इससे कंपेयर किया और आप देखेंगे सेम थिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ईएमएफ को इस रास्ते से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं अगर हम मान लें, आप इधर देखिए यहाँ पर ये वही चीज है, अब हमने देखो क्या ले लिया, इसको नाम दे दिया बेटा हमने ई नॉट। तो आप मान लीजिए ई नॉट का एक वेक्टर है हमारे पास, और इस वेक्टर को हमको चलाना है, ठीक है। यहां से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया इस पर एन, और ये वाला जो बन रहा है यहाँ पर मीन पोजीशन से, ये इतना, इसको हम नाम देंगे ई। ये एंगल ओमेगा टी है, तो ये एंगल भी कितना है बेटा? ओमेगा टी। इस एंगल का नाम क्या रखा बेटा? ओमेगा टी। और ये वैल्यू कितनी है? ई नॉट। तो अब मुझे आप बता सकते हो ई नॉट और ओमेगा टी में क्या रिलेशन है? तो आंसर ये बता दो। तो कितना मिला बताइए? आपने आप बताया साइन ओमेगा टी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, सो इम्प्लाइज दैट E इक्वल टू टी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हमने ड्राइव कर लिया, इस मेथड से ड्राइव कर लिया। और यही वाला फॉर्मूला या एक्सप्रेशन एक्यूशन हम लोगों ने जनरेटर पर चलाया था उसको, तो उसके कॉइल के एक इंस्टेंट पर कॉइल की क्या सिचुएशन थी इस टाइम पर, उससे हमने बनाया था चेंज इन फ्लक्स से, और ये हम इससे भी बना सकते हैं, ठीक है। वो प्रॉपर फॉर्मूला था और ये ड्राइव फॉर्मूला कर दिया। अब एक्शन सुनिए, अब काम की चीज स्टार्ट करते हैं। इधर आइए, पहले तो देखिए ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल का ये फुट के बारे में सोचिए, ये फुट, इसका हमको फेज बताना है। तो हम कैसे बताते हैं? तो फेज को हम दो तरीके से बता सकते हैं कि ये वाला पार्टिकल जो है वो इस लोकेशन से 3 मीटर की हाइट पर है ऊपर की तरफ। गिन लो आप, 1 2 3। एक तो ये तरीका है। एक दूसरा तरीका ये है कि हमने ये नॉर्मल डाला था, इससे नॉर्मल डाला था, तो हमने इसको एंगल बता दिया। हमने ये बोला कि ये पार्टिकल 30 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? 30 डिग्री पर। ओके, और 30 डिग्री से एंगल के रिलेशन से हम ये वैल्यू को निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का हमको मेथड आता है। ओके, अगर मैं ये बोलता हूं कि ये पार्टिकल 5 मीटर ऊपर है या 5 मीटर नीचे है, तो केवल लेंथ बताने से आपकी एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि इसका डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है, लेकिन ये बात क्लियर नहीं होगी ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। और यहाँ पर ईएमएफ चेंज होता रहता है, तो उसकी डायरेक्शन को पता होनी चाहिए विथ वैल्यू।
तो हम उसके लिए एंगल का सहारा लेते हैं। तो हम कहते हैं कि ये पार्टिकल इतने एंगल पर है, तो इस एंगल का नाम हमने क्या रखा है, फेज। क्या नाम रखा है, फेज। टी टाइम पर इसका ये फेज है। जैसे मैंने एंगल बताया आपको 30 डिग्री, तो अब आप बात समझ गए कि ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने बोला 60 डिग्री, तो आप समझ गए ये यहाँ पर होगा पार्टिकल। मैंने बोला 180 डिग्री, तो अब आप क्या समझ गए कि ये पार्टिकल यहाँ पर है। मैंने बोला 150 डिग्री, तो 150 यहाँ मान लीजिए ये है 190 डिग्री, तो 180 यहाँ होता है, तो 190 का होता है यहाँ होता है। तो अगर ये पार्टिकल यहाँ पर है तो इसका नॉर्मल कहाँ पर होगा, यहाँ पर, और ये डायरेक्शन नेगेटिव में आती है और इसका इतना डिस्प्लेसमेंट है और ये कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो एंगल हमको प्रॉपर जानकारी देता है कि ये ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है और इसका फेज कैसे चेंज हो रहा है। तो इसी का नाम क्या रहेगा, फेज। तो ये जो शब्द लिखा है पीछे, इसका नाम क्या है बेटा, फेज। समझ गए। तो ये ओमेगा टी से हम क्या डिसाइड करते हैं, फेज डिसाइड करते हैं। क्लियर हुआ, एक चीज तो ये हो गई। अब फेज को आप याद रखेंगे कैसे, मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। फिर इधर देखिए, यहाँ पर एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। ये यहाँ पे यहाँ तक है एंगल कितना, 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल कितना, 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल कितना, 270 डिग्री। एक साइकिल कंप्लीट हो गया, एंगल कितना, 360 डिग्री। लेकिन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पर डिग्री नहीं चलता, रेडियन चलता है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो। तो ये कितना होता है, π/2 रेडियन। ये क्या होता है, पाई। ये क्या होता है, 3/2 पाई। और ये क्या होता है, 2 पाई। तो अब याद रखिए क्या रखना है। एक और चीज, पहले एक चीज और ले लेते हैं। ये तो हमने किसके बारे में बताया था आपको, एंगल के बारे में बताया। तो इस एंगल को मैं थोड़ा सा आसान करके यहाँ बनाता हूँ, ध्यान देगा। यहाँ पर एंगल है बेटा 0। कितना फेज है बेटा, 0। पार्टिकल अभी मीन पोजीशन पे, तो फेज मानेंगे 0। अब ये मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, π/2 को अप्रोच कर रहा है। π/2 के बाद तो सर्कल ही खत्म हो जाता है, हाँ। तो इसको वापस आना है, तो अब ये वापस आएगा, तो अभी किसको अप्रोच कर रहा है, पाई को। तो ये फेज बढ़ रहा है, घट रहा है, आगे तरफ बढ़ रहा है लगातार। तो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, घूमने वाला पार्टिकल होता है, तो उसका क्या बदलता है, एंगल बदलता है, यानी कि उसका फेज लगातार चेंज होता रहता है। ये पाई हो गया। अब ये पाई के बाद किसको अप्रोच कर रहा है, नीचे की तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 पाई। फिर ये वापस लौटेगा, कितना हो जाएगा, 2 पाई। तो ये वो वाली लोकेशन है, मीन पोजीशन, जिस पर इसका 3 बार फेज चेंज हुआ। स्टार्टिंग में 0, फिर हाफ सर्कल के बाद पाई, और फिर फुल सर्कल के बाद 2 पाई। लेकिन मैक्सिमम 2 बार ही होगा, यहाँ पर और यहाँ पर। लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए किस टाइम पर मैक्सिमम है और किस टाइम पर 0 है। तो टाइम का ग्राफ और ड्रॉ करते हैं यहीं पर साइड में, जिससे आपको पता चले। इधर देखिए, अब टाइम याद करिए। यहां पर टाइम है आपका, ये कौन सा टाइम है, इंस्टेंट वाला टाइम है। स्मॉल टी वेरिएबल टाइम को शो करने के लिए हमने सिंबल यूज किया है। तो ये 0, तो मैं 3 लिखकर 0 लिख रहा हूँ, टाइम लिखा 0। फिर ये काम है हमारा ऊपर, तो टाइम हो गया T/4, T/4, क्योंकि टोटल टाइम कितना होता है, T। अब ये वापस आया, तो ये टाइम होता है हमारा T/2, और यहाँ पर कितना होता है, 3/4T, और ये वापस आया तो कितना हो गया, T। अब आपको बहुत अच्छे से ध्यान इसको याद रखना है। ध्यान से देखिए, जब टाइम 0 है, फेज कितना है, जब टाइम T/4 है, फेज कितना है, π/2। वेरी गुड। जब टाइम T/2 है, तो फेज कितना है, पाई। जब टाइम 3/4T है, तब फेज कितना है, और जब टाइम T है, तो फेज, तो एक साइकिल में 2 पाई फेज चेंज हो जाता है, तो नहीं बात। तो ये होता है फेज। अब इसी चीज को हमने यहाँ पर अटैच कर दिया और इसका भी सेट ऑफ मैग्नेटिक दबा दिया, और उसकी बेसिस पर फिर हमने ये डायग्राम बनाया। अब देखिए डायग्राम में टाइम कितना है, 0। तो बताइए 0 टाइम का फेज कितना होता है, 0 होता है। जब टाइम T/4 है, तो फेज कितना है, π/2। π/2 की वैल्यू साइन ओमेगा टी को एंगल बोल रहे हैं ना, ओमेगा टी की वैल्यू π/2 होगी, और साइन π/2 कितना होता है 1। तो E0 प्राप्त हुआ, दिस इज वैल्यू ऑफ दैट। यहाँ पर आ जाइए,
टाइम कितना हुआ t/2, फेज कितना पाई, और साइन पाई कितना होता है 0, जीरो। अब यहां पर आ जाइए 3/4 ये वाले टाइम पर, उस समय फेज कितना है, हाँ, तो टाइम को फेज से रिलेट कीजिए, तो 3/2 पाई कितना होता है -1, ये कैसा होगा, और वापस आ गए यहाँ पर टाइम कितना बीता t, फेज कितना हो गया, समझ में आया बेटा। तो इस तरह से टाइम के साथ फेज क्या होता है चेंज। तो ये हमने ईएमएफ का कौन सा डायग्राम बनाया, वेव डायग्राम बनाया, समझ नहीं बात, और उसमें हमने इंफॉर्मेशन दिया आपको कि इतने टाइम पर इतना फेज होता है, दिस इज वेव डायग्राम। अब फेजर डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे, इधर देखिए, आइए बेटा इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। अब देखिए फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार हमको बनाना है, तो एक बार ध्यान से समझ लेंगे। ये हमारे पास दो वेक्टर होते हैं, एक वेक्टर हमारे पास है, देखिएगा E0 का वेक्टर, दिस इज R, ये ऐसे घूमता है, तो ये हमारा E0 का वेक्टर है, ठीक है, ओके। इसका हमने प्रोजेक्शन डाला दिस, यहाँ पे हम एक प्रोजेक्शन डालेंगे n, तो हमको क्या मिलेगा, जब आपका E0 घूमता है और उस जिस लोकेशन पर भी वो है, जिस टाइम पर है, मान लो उसका टाइम t है, इस समय E0 यहाँ पर है, तो उस समय यहाँ पे आप एक प्रोजेक्शन डालोगे ये रेफरेंस लाइन पर, तो वो आपको क्या देगा, इस ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा। इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी है, इतनी। अच्छा, अगर ये घूमकर यहां चला गया, ये E0 को फिर से लिखो, तो ये T1 था, तो अब ये कितना हो गया T2, तो T2 पर अब इसका E का क्या हुआ, तो यहाँ पे प्रोजेक्शन डालिए, तो अब ये E जो इतना सा आ रहा था हमारे पॉइंट में, अब वो इतना ज्यादा आ रहा है, तो जब ये घूमता है क्या करता है, घूमता है, तो ये E बदलता रहता है, ठीक है ना। तो इसको तो हमने फिक्स कर दिया और इसको हमने घुमा दिया, और इसका क्या चेंज हो जाएगा, फेज। तो ओमेगा T1 पर इसका ये फेज है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिस, इसका फॉर्मूला क्या बना, E0 साइन ओमेगा T1, तो T1 टाइम पर इसका इंस्टेंट ये है। अब टाइम कितना हो गया, एट टाइम T2, तो T2 पर अब ये घूमकर इधर चला गया बेटा, तो अब इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू पहले E1 आ रहा था, तो कितना आएगा, यस T2 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा E0 साइन, समझ बात। तो T1 के साथ इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है T1 की, समझ बात, इस तरह से, तो इसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। अब इसी तरह से ये फेजर डायग्राम में हो क्या रहा है कि ये रोटेट होता रहेगा, ऐसे ऐसे रोटेट होता जाएगा, और E की वैल्यू कम ज्यादा ऐसे चेंज होती जाएगी, ठीक है। दो चीज आपको समझनी है कि टाइम कितना हुआ है और E की वैल्यू क्या है, और इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है या फिर क्लॉकवाइज हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज होता है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज होता है तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। इसी तरह से हम करंट का भी फेजर डायग्राम बना सकते हैं, तो हम क्या लेंगे, ये हमने करंट का वेक्टर ले लिया, कौन सा, I0, और इसको चलाया ऐसे, तो इस I0 का T टाइम पर इंस्टेंटेनियस करंट बताइए, तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम डालेंगे रेफरेंस लाइन, तो ये वाला जो हिस्सा है वो आपको क्या देगा, I, तो I का फॉर्मूला हम जानते हैं I0, और ये ध्यान रखना है आपको, ये कितना है आपका ओमेगा T, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा साइन, तो इस तरह से ये करंट का फेजर डायग्राम, और ये किसका फेजर डायग्राम, ईएमएफ का। अब इधर आइए, देखिएगा, देखिएगा ये हमने एक्स एक्स में मान लिया, ये वाई मान लिया बेटा, ये वाई एक्स मान लिया। अब ध्यान देगा ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये हमने वेक्टर बनाया किसका, E0 का, कितने टाइम पर, T टाइम पर। इसी टाइम पर इस ईएमएफ के कारण करंट भी फ्लो हो रही है, और वो करंट का वेक्टर बनाया दिस, और इसका नाम क्या है, I0 वेक्टर। तो T टाइम पर E0 यहाँ है और I0 यहाँ है, दोनों के बीच में इधर ध्यान देना, ये एंगल कितना है, ओमेगा T,
तो इसका एंगल कितना है, तो यहाँ पे ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ओमेगा टी माइनस, इसका फेज कितना है ओमेगा टी, और इसको 90 रखकर हमने ये बनाया ओमेगा टी माइनस π/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका फेज इसके फेज से π/2 आगे। हाँ, अब बात समझ आ गई आपको। ये इसका फेज कितना है ओमेगा टी, और ये 90 लेकर ये वाला फेज हम निकाल रहे हैं, इसका ये वाला इसका फेज, तो ये कितना आएगा ओमेगा टी माइनस π/2। तो ये हमको ये बताता है कि इस समय ईएमएफ करंट पे π/2 आगे है। माइनस का मतलब या करंट पीछे है, या तो आगे होगा या फिर क्या होगा पीछे होगा। फिर रजिस्टर लगाया, इंडक्टर लगाया, कैपेसिटर लगाया, इन सबको लगाकर हमने एक सर्किट बनाया और इसका सोर्स लगाया हमने। एसी का सोर्स लगाया। अब देखिए यहां पर वोल्टेज नापने के लिए वोल्टमीटर लगाया, करंट नापने के लिए एमीटर लगाया, और सोर्स में करंट सोर्स पे हमने करंट फ्लो करवाई और हमने देखा, क्या देखा कि वोल्ट मीटर में ईएमएफ आता है 100 वोल्ट, और आमीटर में करंट आती है 40 एम्पियर। इसमें कितना है 100 वोल्ट, इसमें कितना है 40 एम्पियर। जबकि ईएमएफ के साथ ही करंट को चलना होता है, कि जिस समय ईएमएफ मैक्सिमम होता है उसी समय करंट को भी मैक्सिमम होना चाहिए। बट हम क्या देख रहे हैं कि ये 100 वोल्ट दिखाता है इस सर्किट में, और ये कितना दिखाता है 40 एम्पियर। फिर हम क्या देखते हैं थोड़ी देर बाद, ऐसा क्यों हो गया होगा, तो ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि एसी का नेचर होता है कि वो अपना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज करती रहती है। तो हमने थोड़ी देर बाद देखा कि अब ये 0 है, ये 100 है। फिर थोड़ी देर बाद देखा ये 0 है, ये 100 है। फिर थोड़ी देर बाद देखा ये 100 है, वो 0 है। तो अब सिचुएशन क्या बन रही है, सिचुएशन ये बन रही है करंट और वोल्टेज के बीच, कि जब ईएमएफ और क्या नाम है इसका करंट, तो जब वोल्टेज 100 वोल्ट दिखता है तो करंट कितनी दिखती है 0। तो ये अब 0 को अप्रोच करता है तो ये 100 को अप्रोच करती है, ये पॉजिटिव। ओके, फिर हमने देखा कि थोड़े टाइम में टाइम बीता, और टाइम बीता तो अब ये -100 है और ये 0 है। थोड़े टाइम बाद देखा ये 0 है, ये -100 है। थोड़े टाइम बाद देखा ये +100 है तो 0 है। तो इस तरह से वोल्टेज आगे करंट पीछे, फिर करंट आगे वोल्टेज, तो दोनों के बीच में क्या आ गया, एक डिफरेंस आ गया, और इस डिफरेंस का नाम क्या रखा, फेजर डिफरेंस। और ये फेजर डिफरेंस कैसे आ गया होगा, तो वैसे ये आगे की चीजें अभी बता देता हूँ। क्योंकि इंडक्टर लगा रहता है, और इंडक्टर आपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया हुआ है, इंडक्टर करंट को ब्लॉक कर देता है कुछ टाइम के लिए, तो ये करंट को रोक देता है। तो करंट को रोक देता है तो करंट पीछे ले जाती है, वोल्टेज बढ़ जाता है। ठीक है, कैपेसिटर एसी, कैपेसिटर का एसी के साथ डिफरेंट तरह का नेचर है, ये करंट को जाने देता है और वोल्टेज को रोक देता है, मतलब करंट को जाने देता है, वोल्टेज को क्या कर देता है, पीछे कर देता है। जैसे इंडक्टर किसको आगे करता है, वोल्टेज को, करंट को पीछे। कैपेसिटर किसको आगे करता है, करंट को, वोल्टेज को पीछे। हाँ, क्योंकि करंट जाती है तो चार्ज बनना स्टार्ट होते हैं, इससे इसका वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ता है। तो वोल्टेज को टाइम लग गया नहीं लग गया बनने में, तब तक करंट चली गई। इसमें क्या होगा, इसे करंट को रोक दिया, वोल्टेज तो फुल आ गया। तो इस तरह से ये एलिमेंट के कारण ऐसा हो जाता है, और हमको वोल्टेज और करंट एक साथ नहीं मिलते। तो हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाएं करंट का, तो हमको ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है, लाइक दिस इज करंट, ये है। अब आप देख सकते हो इनके बीच में ये फेज डिफरेंस आ गया। जब ईएमएफ 0 है उस समय फिरते टाइम देखते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ऐसे मान लीजिए, ऐसे तो जाएगा पूरा ग्राफ। चलो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ तो आपको सही समझ में आएगा। जब टाइम कितना है T/4,
उस समय ईएमएफ कितना है, फुल, बट करंट कैसी है, अब टाइम बढ़ा t/2 को, तो अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ईएमएफ कम होते जा रहा है, करंट बढ़ते जा रही है। तो इस टाइम पर करंट फुल है बट ईएमएफ 0 है। फिर टाइम बढ़ा तो अब क्या देखते हैं, ईएमएफ उल्टी डायरेक्शन में बढ़ते जाता है और करंट क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो इस टाइम पर ईएमएफ नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है, करंट कहती है 0 है। तो इस तरह से एलिमेंट के कारण ये फेज डिफरेंस आ जाता है। तो हमेशा वोल्टेज आगे होता है तो करंट क्या हो जाती है, पीछे हो जाती है। तो ये वो वाली सिचुएशन होती है जैसे एक ट्रेन जा रही है और ट्रेन में इंजन लगा हुआ है, इस तरह से देखिए जरा, इधर ध्यान दीजिए, ये ट्रेन मूव कर रही है बेटा ऐसे ईस्ट की डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट की। तो हम देखते हैं ये साउथ, ये ईस्ट की डायरेक्शन है, एक इसकी डायरेक्शन साउथ। तो हम देख रहे हैं कि इंजन ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, गार्ड साउथ की डायरेक्शन में जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इंजन नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब गार्ड ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। फिर से इंजन जा रहा है, ये ट्रेन का डब्बा आएगा, ट्रेन का डब्बा हाँ, ये इंजन चल रहा है। अब ये इंजन चल रहा है, ये इंजन जा रहा है कहाँ पर, ये ई है और ये डब्बे गार्ड है। तो करंट किसका पीछा करती है, ई का पीछा करती है। तो हमेशा करंट को ई की डायरेक्शन में ही जाना है। भले ही आपको ऐसा लगेगा कि ईएमएफ ईस्ट की डायरेक्शन में भाग रहा है, ये साउथ की डायरेक्शन में भाग रही है, थोड़ी देर में आप देखोगे कि अब इसको भी किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ईस्ट की डायरेक्शन में। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर इंजन ना चला गया नॉर्थ, गाड़ी में जा रहा है ईस्ट में। थोड़ी देर में आप क्या देख रहे हो, ये वेस्ट में जा रहा है इंजन और ये कहाँ जा रहा है, नॉर्थ में। तो इस तरह से इंजन के पीछे ही किसको चलना है, करंट को। तो इंजन यहाँ पर क्या है, ईएमएफ, और करंट क्या है, गार्ड। तो जिस डायरेक्शन में इंजन जाएगा करंट उस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, एनीवे इसको हम अलग से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही स्टडी करेंगे।